जब उनके भाइयों ने उनके ही पुत्र को धोखा दिया तो यह संदेश जाता है कि भविष्य में कोई भी बड़ा नेता अपने बाद अपने पुत्र को आगे बढ़ाएगा, अपने भाइयों को दरकिनार करेगा। पारस जी को की ये जिम्मेवारी बनती थी कि रामविलास जी के बाद वो अपने उनके बेटे को आगे लेकर के चले। अपने वो नेता भी बन गए संसदीय दल का और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। नीतीश कुमार की भूमिका तो स्पष्ट दिखती ही है, जिस तरह से पारस जी खुलेआम उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो खेल हुआ है, बीच जो सियासी जंग चल रही है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो उससे जुड़े रोज़ कई सवाल पनप रहे हैं। वो सवाल हैं और बिहार की सियासत से जुड़े कुछ दूसरे भी सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे रामजतन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत हम चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो सियासी जंग चल रही है, जो खेल चल रहा है लोजपा में, उससे शुरुआत करेंगे। क्या देख पा रहे हैं? बंगला बचा पाएंगे चिराग पासवान, नहीं बचा पाएंगे, या फिर पूरी तरह से जो खेल हुआ है उसको कैसे देखते हैं? जो भी ये खेल हुआ है उसमें बंगला बचाने या गंवाने का सवाल नहीं है। इसमें एक मौलिक सवाल उठता है कि अब जो भी नेता होगा वह अपने बाद अपने उत्तराधिकारी या आगे बढ़ाने का काम अपने भाई को नहीं, अपने बेटा को करेगा। एक बहुत बड़ा ये गलत सीख इससे मिल रही है जो सार्वजनिक जीवन में है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे जो न केवल अपने बल्कि अपने पूरे भाइयों को एक साथ चलने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, दूसरे नेता जो थे जो इस तरह का काम किए वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी उस श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से और जिस परिवेश से आते थे उसमें अपने पिता की इच्छा और भावना को ख्याल रख करके न केवल अपने आगे बढ़े बल्कि अपने भाइयों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब जब उनके भाइयों ने उनके ही पुत्र को धोखा दिया तो यह संदेश जाता है कि भविष्य में कोई भी बड़ा नेता अपने बाद अपने पुत्र को आगे बढ़ाएगा, अपने भाइयों को दरकिनार करेगा। अब देखिएगा कि रामविलास पासवान जी के सबसे छोटे भाई, जब रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हो गई, उसके स्थान पर उन्होंने उनके बेटे को, जो राजनीति में नहीं थे, न केवल एमपी बनाया बल्कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और जब एक हाजीपुर के ऐतिहासिक सीट जहां पर वो एक रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी और लगातार एमपी होते रहे, उस सीट पर अपने बाद उन्होंने अपनी पत्नी या अपने बेटे को नहीं बनाया, अपने भाई को बनाया। तो उसी तरह पारस जी को की ये जिम्मेवारी बनती थी कि रामविलास जी के बाद वो अपने उनके बेटे को आगे लेकर के चले। वो आगे लेकर के तो नहीं चले, जिस स्थान पर थे वहाँ से भी हटाने का काम किया। तो इसको बहुत स्वस्थ परंपरा और अच्छी बात नहीं कही जा सकती। यह तत्काल ऐसा जरूर दिखता है कि एमपी की संख्या बल पर लगता है कि पारस जी अभी नेता हो गए हैं और पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि हम मंत्री बनेंगे। तो इससे तो लगता है कि सारा खेल प्रायोजित है। कौन मंत्री बनेगा ना बनेगा यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो ये पहले कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा और एक ही व्यक्ति संसदीय दल का नेता और अध्यक्ष दोनों नहीं होगा। उन्होंने खुद वही इसी चीज़ को दोहराया। अपने वो नेता भी बन गए संसदीय दल का और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। तो इस पूरे खेल में नीतीश कुमार की कितनी भूमिका है?
और नीतीश कुमार की भूमिका तो स्पष्ट दिखती ही है। जिस तरह से पारस जी खुलेआम उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, मंत्री पद का दावा कर रहे हैं। अब तक पार्टियों को तोड़ फोड़ करने का जो महारत हासिल था वो लालू प्रसाद जी को था, और आप देखेंगे कि नीतीश जी उनको भी पास कर गए हैं। लेकिन प्रजातंत्र में ये कोई अच्छी बात नहीं है कि दूसरे दल को आप तोड़ने का इस्तेमाल करें। यदि आपको सत्ता मिला है, उस सत्ता से जनता की सेवा करें, राज्य का विकास करें, गरीबी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार मिटाएं। लेकिन वर्तमान जो बिहार की सत्ता है जदयू की, वह दूसरे दलों को तोड़ फोड़ करने में, विरोधियों को परेशान करने में लगा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले आपने एक राजनीतिक मोर्चा बनाया था जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, और आपके साथ बिहार के कई जानी मानी राजनीतिक शख्सियत, कई जाने माने राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं। ऐलान किया गया था जाहिर तौर पर कोरोना की दूसरी लहर में सक्रियता थोड़ी कम रही, जो मेरी जानकारी है आप भी कोरोना की चपेट में आए और स्वस्थ हुए। आगे की क्या योजना है सर? किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगे या फिर इस मोर्चे को लेकर आगे बढ़ेंगे? हम लोगों का जो कार्यक्रम तय था, जिला सम्मेलन का दौर चल रहा था, 4 बैठकें हुई थी, और 12 अप्रैल को जहानाबाद में, 14 अप्रैल को मोतिहारी में और 16 अप्रैल को नवादा में जिला सम्मेलन होने वाला था। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और सार्वजनिक आयोजनों में, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा, तो उसके गतिविधि में ठहराव सा आ गया। लेकिन अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, तो हम लोग भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देने में लगे हैं। और आपको बता दें कि आगामी 4 तारीख को हमारे आवास पर जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के प्रमुख राज्य स्तर के नेता हैं, उनकी बैठक होगी, और उसके ठीक तुरंत बाद 3, 4, 5, 8, 9 तारीख तक एक वर्चुअल बैठक होगी राज्य कार्यकारिणी का, जिसमें सारे प्रमुख नेता होंगे, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, और जिलों के जो अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं वो सब लोग वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे, जिसमें पार्टी को मजबूत, संगठन को मजबूत करने, उसको विस्तार करने और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने पर विचार होगा। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल राजनीति से थोड़ा अलग हटकर है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर लगातार एक बहस चल रही है, हमारा चैनल भी अभियान चला रहा है। जिस तरह के भोजपुरी गाने आ रहे हैं, हम उन गानों का जिक्र भी नहीं कर सकते, उन गानों को दोहरा भी नहीं सकते। अश्लीलता की पराकाष्ठा को इस तरह से पार किया गया है। सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक समय जो भोजपुरी गाने होते थे वह उत्साह पैदा करने वाला, उमंग पैदा करने वाला, अंगड़ाई लेने वाला होता था। लेकिन आज निश्चित रूप से उसमें अश्लीलता है, और जो प्रदर्शन कलाकार करते हैं उसमें शरीर से जिस पैमाने पर छेड़छाड़ और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, वो भोजपुरी का जो इतिहास रहा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। अच्छा नहीं, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। भोजपुरी के एक कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हमारे खिलाफ खबर चलाएगा, हम उसके पूरे ख़ानदान को जेल भिजवा देंगे, माई को जेल भिजवा देंगे, बहन को जेल भिजवा देंगे, भाई भौजाई सबको जेल भिजवा देंगे। मेरे पास 20-25 लाख रुपया है। लगता नहीं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? अब देखिए, खेसारी लाल यादव उनका नाम है। एक समय जो मगह में था, खेसारी का उपयोग लोग दाल में करते थे। अब तो खेसारी जानवर को भी, बैल को नहीं खिलाया जा सकता है। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, तो बताइए। चलिए, हमारे साथ राम जतन सिन्हा सर थे और बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से सवालों के जवाब देते रहे हैं, और इसी वजह से बिहार की राजनीति में एक अलग कद रहा है। कुछ सवाल थे जिसके जवाब तलाशने चाहेंगे आपको कि हम जो स्पष्ट नहीं कर सके कि अभी जो भी लगता हो कुहासा छाया हो, बदली में कई चीज़ें छिप जाती हैं, लेकिन जब कुहासे फटते हैं
तो सच्ची तस्वीर दिखती है। भविष्य के नेता लोजपा के चिराग पासवान ही हैं, और ये जो लोग हैं बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे, और आम मास जो है वह चिराग पासवान के साथ। तो चिराग पासवान ही भविष्य के नेता हैं, और जब रामजतन सिन्हा जी ये कह रहे हैं तो यही नहीं कह रहे हैं। राजनीति में ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां, ऐसा दौर न जाने कितनी बार इन्होंने देखा होगा। एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे, कई बार अध्यक्ष रहे, सरकार में मंत्री रहे, और ऐसे हालात को कई बार देखा है, समझा है। तो जाहिर तौर पर ये अनुभव से की गई दिया गया बयान भी है। तो आने वाली तस्वीर किस तरह की होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।